नमस्कार विद्यार्थियों। कल की इतिहास की क्लास में अपना अध्ययन कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता का। तो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ बिंदु मैंने आपको पढ़ा दिए थे, जैसे नगर नियोजन है, स्थापत्य कला है, कला और विज्ञान है, इनके बारे में आपको अध्ययन करवाया था। और जैसे अपन कह रहे हैं मेन बिंदु अपन चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं इतिहास का, भारत के इतिहास क्लास 12 के लिए। अब अपन आगे पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य उपलब्धियाँ। तो इसमें आप, जैसे मैंने कहा था, प्रत्येक बच्चा बुक्स खरीद ले। तो महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर अपने क्लास में लिए जाएंगे। उसके बाद बाकी जो बिंदु हैं उनका आप साथ साथ में रीडिंग करोगे। और एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी, दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार, कि जैसे ही पूरा पाठ हो वैसे होमवर्क चेक होगा। और होमवर्क में आपको क्या करना होगा? होमवर्क में आपको पूरे पाठ के नोट्स तैयार करने हैं। और नोट्स में जैसे मैं आपको 11वीं क्लास में करवाता था वही नोट्स आपको तैयार करने हैं। तो अब यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सिंधु सभ्यता के बारे में आगे अपन इनका अन्य पॉइंट पढ़ेंगे। तो उसमें आर्थिक जीवन मेन रूप से आता है। तो आर्थिक जीवन में अपन पढ़ेंगे। तो अगर इतिहास आप लोग पढ़ रहे हो और इतिहास में अगर कहीं आर्थिक जीवन पढ़ना पड़े आपको प्राचीन काल का, तो मुख्य रूप से आपके आर्थिक जीवन में आता है, वो आता है कृषि और पशुपालन। तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता का अपन अध्ययन करें तो पाएंगे कि साहब कृषि व्यवस्था उन्नत थी, उन्नत कृषि व्यवस्था थी, फसलें उगाई जाती थी। और जैसे मान लो एक कालीबंगा में अवशेष भी मिले हैं, जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि साहब हल से जुताई करके कृषि कार्य करना सीख लिया था मनुष्य ने। तो उसका आप लोग अध्ययन करोगे। उसके बाद उद्योग धंधे आते हैं। तो उद्योग धंधों में देखो, उस जमाने में जो उद्योग धंधे थे वो मुख्य रूप से देखो, जैसे मान लो कुछ वस्तुओं का निर्माण करना हो, जैसे मान लो आपके मछली पकड़ने के कांटे हैं, बर्छियाँ हैं, तलवारें हैं, कृषि संबंधी औजार हैं, इन सब का क्या है, बर्तन आदि का निर्माण कार्य होता था। और जैसे प्राचीन काल आप पढ़ते हो तो प्राचीन काल में आप एक चीज़ पाते हो कि सब मर्द निर्माण और बर्तन निर्माण तो मुख्य व्यवसाय उनका हुआ करता था। इन्हें बर्तन निर्माण कला से वो परिचित थे। इसके अलावा मणकों का भी क्या उद्योग उनका चला करता था। तो ये उद्योग धंधे आप लोग इसकी रीडिंग करोगे एक बार। फिर व्यापार वाणिज्य देखें तो जैसे मैंने आपको एक बताया था कि साहब एक गोदी प्राप्त हुई है, बंदरगाह प्राप्त हुआ है। तो इससे क्या पता चलता है कि आपसी व्यापार तो था ही। आपसी का मतलब जैसे अपन ने सिंधु सरस्वती सभ्यता के अनेक स्थानों की खोज की, उनको पाया पढ़ा, तो आपस में उन नगरों का व्यापार तो होता ही था। इसके अलावा विदेशी व्यापार भी उस समय था। और जैसे मैंने बताया था आपको कि साहब मेसोपोटामिया सभ्यता का नाम लिया था मैंने आपको। तो मेसोपोटामिया सभ्यता की खुदाई हुई है, तो उसमें विद्वानों को 24 मोहरें सिंधु सभ्यता की प्राप्त हुई है। तो इसका मतलब मेसोपोटामिया से संपर्क था। तो सिंधु वासियों का व्यापार वाणिज्य भी उन्नत अवस्था में था। तो ये इनका आर्थिक जीवन हो गया। अब अगर अपन उनका सामाजिक जीवन देखें, सामाजिक जीवन, तो सामाजिक जीवन में देखो
उस समय वर्तमान की तरह क्या है, जाति पाति की व्यवस्था नहीं थी। उस समय क्या है, जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद हो तो, कि प्रत्येक नगर दो जगह बसा हुआ था। एक को गढ़ी क्षेत्र कहते थे, एक को सामान्य क्षेत्र कहते थे। गढ़ी क्षेत्र में मैंने बताया था कौन रहते थे, पुरोहित और राजा और उच्च वर्ग के लोग रहते थे। और सामान्य वर्ग के लोग, यानी समाज में दो वर्ग थे। एक तरह से मुख्य रूप से समाज में शासक और कर्मचारी वर्ग तो था ही, पुरोहित वर्ग था, इसके अलावा सामान्य लोग भी हुआ करते थे, जिसमें श्रमिक है। और जैसे मैंने बताया भी आपको, जैसे मान लो सामान्य वर्ग है, वो रहता था सामान्य नगर में, नगर क्षेत्र जिसको कहते थे, और शासक वर्ग है, पुरोहित वर्ग है, वो गढ़ी क्षेत्र में रहा करता था। और देखो यहां पर एक सामान्य बात आपको ध्यान रखनी इसकी, कि सिंधु सभ्यता की खुदाई में जो मूर्तियां प्राप्त हुई है, अवशेष प्राप्त हुए हैं, उन अवशेषों से ये कन्फर्म हुआ है कि साहब सिंधु सभ्यता में जो परिवार थे वो मात्र सत्तात्मक थे। मात्र सत्तात्मक थे। मात्र सत्तात्मक का मतलब आप जानते हो, मात्र सत्तात्मक मतलब क्या होगा, यानी मात्र सत्तात्मक थे यानी मुखिया परिवार की महिला हुआ करती थी। अब ये सब कैसे पता चला है कि साहब सिंधु सभ्यता में अनेक मृण मूर्तियां महिलाओं की प्राप्त हुई है, स्त्रियों की प्राप्त हुई है। इससे क्या पता चलता है कि परिवार मात्र सत्तात्मक थे। इसके अलावा अगर अपन देखें सामाजिक जीवन में, तो आभूषण पहनने का शौक दोनों को ही था। दोनों कौन वर्ग, स्त्री और पुरुष। इस प्रकार से इसका सामाजिक जीवन आता है। फिर अगर पर देखें धार्मिक जीवन, तो धार्मिक जीवन में एक चीज देखोगे आप, किसी भी सभ्यता का अध्ययन कर लेना आप, किसी भी सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन कर लेना प्राचीन काल की, तो मनुष्य का शुरू के जो धर्म है, धार्मिक जीवन है, उसमें महत्वपूर्ण स्थान किसका था, वो प्राकृतिक शक्तियों का था। यानी प्राकृतिक शक्तियों का महत्वपूर्ण स्थान था। यानी प्रकृति की पूजा वो किया करते थे। जो वृक्ष है, जल है, पशु है, इनकी पूजा वो किया करते थे। यानी सीधी सी बात है कि साहब पृथ्वी को माता के रूप में माना जाता था। प्राकृतिक शक्तियां जिसको वो देखता था, और उन प्राकृतिक शक्तियों को उसने क्या है, एक तरह से देवता के रूप में पूजना शुरू कर दिया। और देखो यहां पर एक कुछ मोहरे और कुछ चित्र ऐसे प्राप्त हुए हैं जिससे अनुमान हुआ कि साहब शिव की पूजा भी किया करते थे। और शिव में वो किसकी, पशुपति शिव की पूजा किया करते थे। और ऐसा कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, उसमें पता चला है कि नाग की पूजा भी वो किया करते थे। तो मुख्य रूप से देवता, आप इसमें रीडिंग करोगे किस प्रकार से प्रकृति की शक्तियां हैं वो प्रमुख रूप से उनके देवता हुआ करती थी। तो इस प्रकार देखो यहां पर ये उनका धार्मिक जीवन है। अब यहां पर देखो राजनीतिक जीवन देखें, तो राजनीतिक जीवन में हम क्या देखेंगे कि साहब इस दौर में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उन अवशेषों से एक जानकारी मनुष्य नहीं निकाल पाया। वो क्या थी कि साहब फिक्स राजनीतिक जीवन का अध्ययन नहीं कर पाया। जैसे आप बाद में अध्ययन करोगे साहब मौर्य वंश आ गया, गुप्त वंश आ गया, ऐसे कोई फिक्स राजनीतिक जीवन उनका नहीं था। सार रूप में पहला पॉइंट अगर अपन पढ़े राजनीतिक जीवन का, प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे, कोई शासक हुआ करता था, इसका अनुमान अभी तक नहीं लगा पाया है। हाँ, प्रशासनिक अधिकारी होते थे जो गढ़ी क्षेत्र में रहते थे, और प्रमुख जो नगर हैं
बस्तियां हैं उनमें अपन जरूर देख सकते हैं, जैसे मान लो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है। उनके नगर की सुनियोजित योजना को देखकर, व्यवस्था को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि साहब अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था उस समय विद्यमान हुई होगी, शासकीय व्यवस्था अच्छी रही होगी। ये आइडिया अभी तक मनुष्य नहीं लगा पाया है कि साहब राजनीतिक जीवन फिक्स किस प्रकार का था साहब। तो इस प्रकार से आपका एक बार इसको रीडिंग करोगे। मैंने आपको पॉइंट बताया सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। अपन इतिहास का अध्ययन क्रम से करते हैं। मैंने आपको सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में क्या है बताया भी आपको। उसके बाद अगर कोई सा काल आता है भारतीय इतिहास में, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। वो पढ़ेंगे अपन वैदिक काल और महाजनपद काल। उसके बाद जो अध्ययन आएगा इस पाठ का अपन लास्ट बिंदु देखेंगे, आज कल की क्लास में पूरा हो जाएगा अपना, तो वो देखेंगे अपन। देखो वैदिक काल अवलिक महाजनपद काल। चलो इसको एक को पहले लेते हैं अपन, वैदिक काल। वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं अपन। तो जैसे मैंने आपको 11वीं क्लास में बताया था, अब यहां पर रिपीट करेंगे इसको दोबारा। यानी सिंधु सभ्यता के नष्ट होने के बाद सिंधु सभ्यता के नष्ट होने के बाद भारत में सिंधु सभ्यता के नष्ट होने के बाद भारत में जो काल आया उसको अपन वैदिक काल कहते हैं। उसमें देखो वैदिक काल को अपन दो भागों में बांटते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल। अब अपन यहां पर जो बेसिक परिचय आपको बताएंगे, सामान्य जीवन देखेंगे अपन, तो दोनों का आपके कोर्स के हिसाब चलते हैं अपन, ज़्यादा गहराई में नहीं चलते हैं। तो अपन यहाँ पर जैसे काल निर्धारण करते हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर दोनों का अगर अपन देखें तो लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व है और 1000 से 600 ईसा पूर्व है, इनका काल निर्धारण करते हैं। ऋग्वैदिक काल को देखते हैं अपन 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, और उत्तरवैदिक को काल को देखते हैं अपन 1000 से 600 ईसा पूर्व है। इसको अपन वैदिक काल कहते हैं। अब इस वैदिक काल में मनुष्य जीवन किस प्रकार का था वो अपन देखेंगे, यानी मनुष्य का जीवन किस प्रकार का था। अब जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले वैदिक काल के बारे में देखें तो अपन यहां पर आपको अध्ययन मैं सामाजिक जीवन का करवा रहा हूं। यहां पर विभिन्न पहलुओं में अपन पढ़ेंगे, राजनीतिक जीवन भी पढ़ेंगे, आर्थिक जीवन भी पढ़ेंगे, धार्मिक जीवन भी पढ़ेंगे। पहले अपन सामाजिक जीवन का पढ़ते हैं साहब, कि साहब समाज व्यवस्था किस प्रकार की थी वैदिक काल में, सामाजिक जीवन किस प्रकार का था वैदिक काल में, वो अपन यहाँ पर देखेंगे। सामाजिक जीवन की मुख्य विशेषताएं क्या थी वो अध्ययन करेंगे अपन। तो सबसे पहले सामाजिक जीवन की व्यवस्था में अपन पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था। सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था। तो आप लोग पाओगे कि साहब ऋग्वैदिक काल मान लो, वैदिक काल मान लो, इसमें क्या वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी। समाज में कितने, देखो सामाजिक जीवन किसी भी काल का पढ़ना, सामाजिक जीवन में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वर्ग या वर्ण व्यवस्था पढ़ेंगे कि साहब समाज में कितने वर्ग विद्यमान थे। तो वर्ण व्यवस्था विधिवत रूप से वेदों में प्राप्त होती है।
और वर्ण 4 बताए गए हैं। कितने वर्ण बताए गए हैं? 4, जिसमें देखो ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। अब देखो थोड़ा सा डिटेल से यहां पर इसके बारे में बता दूं मैं कि साहब 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ऋग्वेदिक काल में क्या अनेक उदाहरण ऐसे देखने को मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म के आधार पर न होकर कर्म के आधार पर थी। जैसे एक उदाहरण आपको बताऊं, वाल्मीकि का नाम सुना होगा, वो शूद्र वर्ण से थे और ज्ञान प्राप्त और ब्राह्मण वर्ण में आ गए साहब। तो इस प्रकार वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी। ऋग्वेदिक काल में कर्म के आधार पर थी, उत्तरवेदिक काल में कर्म के आधार पर थी, लेकिन फिर इन वर्णों में उपवर्ण बनना शुरू हो गए थे और थोड़ी क्या है प्रगाढ़ता वर्णों में आने लग गई थी। अन्यथा सामान्यतः दोनों काल मान लो, वैदिक काल मुख्य रूप से मान लो, उस वैदिक काल में मुख्य रूप से क्या है उपवर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर न होकर कर्म के आधार पर थी। जैसे एक जगह उदाहरण मिलता है कि साहब एक ही परिवार में 3 वर्ण के लोग रहा करते थे। कर्म इसका जो काम किया उस वर्ण का कहलाता था वो। तो इसका मतलब वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी, लेकिन वर्ण क्या है कर्म के आधार पर थे, जन्म के आधार पर नहीं थे। दूसरा पॉइंट सामाजिक जीवन का पढ़े तो पुरुषार्थ व्यवस्था। पुरुषार्थ व्यवस्था यानी वैदिक काल में मनुष्य के लिए 4 पुरुषार्थ निर्धारित किए गए थे कि जीवन काल में 4 पुरुषार्थों को मनुष्य को प्राप्त करना उसका मुख्य लक्ष्य रहेगा। 4 पुरुषार्थ थे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थों का वर्णन है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी मनुष्य जीवन कंप्लीट जीवन में मनुष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया था वैदिक काल में कि साहब इन 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करना अनिवार्य है मनुष्य जीवन के लिए। तो ये पुरुषार्थ व्यवस्था अपन कह सकते हैं इसको। इन 4 पुरुषार्थ निर्धारित किए गए थे। फिर तीसरी व्यवस्था देखें तो अपन देखें आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था देखें तो इसमें देखो मैंने कहा ना 4 पुरुषार्थ। अब 4 पुरुषार्थ थे तो उन पुरुषार्थों के लिए फिर मनुष्य जीवन को 100 वर्ष का मानकर आश्रमों में बांट दिया साहब। पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए 4 भागों में मनुष्य जीवन को बांट दिया 100 वर्ष का मानकर। पहला था ब्रह्मचर्य यानी जन्म से 25 वर्ष। फिर दूसरा था गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, 26 से मान लो इसको। फिर है वानप्रस्थ, यह है 51 से 75। और फिर है संन्यास। संन्यास यह है मान लो 76 से 100 वर्ष का। यानी 4 पुरुषार्थ प्राप्त करने में मनुष्य जीवन को 4 आश्रमों में बांट दिया। अब देखो धर्म जो अर्थ है या पुरुषार्थ है वो प्राप्त करने की आयु थी जन्म से 25 वर्ष। फिर अर्थ और काम इन दोनों को प्राप्त करने के लिए गृहस्थ आश्रम था
अर्थ और काम का मतलब, अर्थ का मतलब पूंजी कमाना, काम का मतलब गृहस्थ जीवन बसाकर परिवार में वृद्धि करना। ये एक अर्थ और काम, ये पुरुषार्थ प्राप्त किया जाता था गृहस्थ आश्रम में। और फिर मोक्ष प्राप्त के लिए 2 आश्रम निर्धारित किए गए थे। इसमें अपन मोक्ष कह सकते हैं, यहां पर अर्थ और काम कह सकते हैं, और यहां पर हो गया धर्म। इस प्रकार से मनुष्य जीवन को 4 भागों में बांट दिया और 4 पुरुषार्थ थे। तो पुरुषार्थ व्यवस्था है। फिर सामाजिक जीवन में अपन देखेंगे अगला पॉइंट, संस्कार। चौथा पॉइंट मान लो इसको, संस्कार। अब संस्कार का मतलब क्या है कि अपने वेदों में मनुष्य जीवन में 16 संस्कार माने गए हैं। कितने संस्कार माने गए हैं? 16। मनुष्य जीवन में 16 संस्कार माने गए हैं। यानी मनुष्य जीवन में प्रत्येक मनुष्य को इन संस्कारों का निर्वहन करना अनिवार्य माना गया है। और टोटल 16 संस्कार माने गए हैं, जिसमें पहला गर्भाधान से लेकर अंतिम है अंत्येष्टि आश्रम। 16 आश्रम है, जिसको बुक में आप लोग यहाँ पर लिखने की क्या जरूरत है, बुक में आप लोग देख लेना इनको एक बार। 16 आश्रम है, जिसमें आपका गर्भाधान है, पुंसवन है, सीमोन्नयन है, जातक्रम है, नामकरण है, निष्क्रमण है, अन्नप्राशन है, चूड़ाक्रम है, कर्णवेद है, विद्यारंभ है, उपनयन है, वेदारंभ है, केशांत है, समावर्तन है, विवाह है और अंत्येष्टि है। ये 16 संस्कार हैं। यानी मनुष्य जीवन को समाज से, अब देखो ये सारी व्यवस्था क्यों थी कि मनुष्य सामाजिक जीवन अच्छी तरह से निर्वहन कर सके, समाज के नियमों का पालन कर सके। इसलिए क्या है, संस्कार व्यवस्था है। 16 संस्कार बताए गए हैं। कितने संस्कार बताए गए हैं? 16 संस्कार बताए गए हैं। तो संस्कार व्यवस्था है। उसके बाद देखो वेदों में एक और वर्णन है, ऋण और यज्ञ व्यवस्था। ऋण और यज्ञ व्यवस्था यानी मनुष्य जीवन को संस्कारवान बनाने के लिए, उसको अनुशासित बनाने के लिए उसके जीवन काल में कुछ फिक्स ऋण थे, जिनका उसको एक तरह से निर्वहन करना या चुकाना अनिवार्य था, यानी उनका पालन करना अनिवार्य था। और कुछ यज्ञ थे जिनका पालन करना अनिवार्य था। ऋण थे 3 मनुष्य के जीवन में, यज्ञ थे 5। ऋण थे 3, यज्ञ कितने थे? 5। ऋण कौन से थे? एक पितृ ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा देव ऋण। ऋण थे पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। ये 3 ऋण थे। अब पितृ ऋण क्या था? किसाब है, इसका मतलब क्या था? पितृ ऋण यानी अपने जीवन में विवाह करना और विवाह करके संतान उत्पत्ति करके इस सृष्टि को बनाए रखने में योगदान देना, पितृ ऋण था। यानी इसका मतलब है संतान उत्पत्ति करना और इस सृष्टि को बनाए रखने में योगदान देना, एक तरह से पितृ ऋण था। दूसरा ऋषि ऋण क्या था? यानी सीधी सी बात है, ज्ञान प्राप्त करना और उस ज्ञान की परंपरा को आगे बनाए रखना। ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान की परंपरा को आगे बनाए रखना, वो ऋषि ऋण था। और देव ऋण क्या था? यानी देवताओं के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करना, यज्ञादि करना, वो देव ऋण था। तो इस प्रकार से 3 ऋण मनुष्य के जीवन में थे। यज्ञ 5 थे। नंबर 1 ऋषि यज्ञ।
नंबर 1 कौन सा बताओ? ऋषि यज्ञ। ऋषि यज्ञ का मतलब क्या होता है कि साहब यानी स्वाध्याय करना, ऋषि और जो साधु संत या मान लो गुरु है उनकी आज्ञा का पालन करना, वो ऋषि यज्ञ है। फिर आता है आपके देव यज्ञ। दूसरा कौन सा यज्ञ बताओ? देव यज्ञ। देव यज्ञ का मतलब क्या होता है कि देवताओं की स्तुति करना, उनकी पूजा अर्चना करना, प्रार्थना करना, देव यज्ञ कहलाता है। तीसरा पितृयज्ञ। तीसरा कौन सा है? पितृयज्ञ। पितृयज्ञ का मतलब तो सीधा सा है कि अपने माता पिता की सेवा करना, गुरुओं की आज्ञा का पालन करना, उनका सम्मान करना, वो पितृयज्ञ कहलाता है। माता पिता की सेवा करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, गुरु की सेवा करना क्या कहलाता है बताओ? पितृयज्ञ कहलाता है। चौथा यज्ञ था भूत यज्ञ। चौथा यज्ञ कौन सा था बताओ? भूत यज्ञ। यानी इसका मतलब क्या है? यानी ये सृष्टि में जो अन्य जीव जंतु और पशु पक्षी हैं, जीव जंतु पशु पक्षी, उनको क्या है एक तरह से भोजन करवाना, वो क्या कहलाता है? भूत यज्ञ कहलाता है। जैसे मान लो आप लोग देखते हो कि साहब कुछ आपके माता पिता हैं, वो क्या चींटियों को दाना डाल के आते हैं, पशु पक्षियों को खाना खिलाते हैं, पक्षियों के जैसे मान लो कि साहब पानी के लिए परिंदे लगाते हैं, ये कौन सा यज्ञ कहलाया बताओ? भूत यज्ञ कहलाया। फिर आता है आपके नृप यज्ञ। नृप यज्ञ पांचवा। नृप यज्ञ का मतलब क्या होता है कि साहब संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का कार्य करना। संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का कार्य करना क्या कहलाता है? नृप यज्ञ कहलाता है। तो ये साहब यज्ञ व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? यज्ञ व्यवस्था। उसके बाद आता है आपके छठा पॉइंट, वो देखते हैं अपन, वो है साहब परिवार में स्त्रियों की स्थिति। परिवार में स्त्रियों की स्थिति वो क्या आता है देखो, यानी जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा वेदों में लिखा है कि साहब जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। या आपने वाक्य कहीं पढ़ा होगा कि साहब परिवार में एक तरह से स्त्रियों का अच्छा सम्मान था, उनको शिक्षा दिलाई जाती थी। बहुत सारे विदुषियों के नाम आपको वेदों में प्राप्त हो जाते हैं, जैसे गार्गी है, मैत्री है, ऐसे नाम आपको प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा जो धार्मिक यज्ञ हुआ करते थे उसमें बराबर स्त्री को सम्मान दिया जाता था। परिवार में बराबर अधिकार स्त्री का था वैदिक काल में। यानी और जैसे मैंने आपको बताया कि साहब यानी अभी सिंधु सभ्यता मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, साहब परिवार पितृसत्तात्मक थे, लेकिन वैदिक काल में परिवार रूप तो बदल चुका था कि परिवार मातृसत्तात्मक से क्या हो गए थे? पितृसत्तात्मक हो गए थे। लेकिन पितृसत्तात्मक होने के बाद भी स्त्रियों को अच्छा स्थान प्राप्त था, उच्च स्थान प्राप्त था। यानी सीधी सी बात है कि साहब जहाँ पे नारी का सम्मान होता है वहाँ पे क्या है? देवता निवास करते हैं। ये वाक्य आपको कई जगह मिल जाएगा। तो इस प्रकार से स्त्रियों की स्थिति अगर अपन देखें तो वैदिक काल में अच्छी स्थिति थी, या उन उच्च स्थिति या अच्छी स्थिति, समान स्थान था, पुरुषों के बराबर स्थान था। वो शिक्षा भी दिलवाई जाती थी, धार्मिक कार्यों में उनको सम्मान मिलता था। तो इस प्रकार स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी साहब परिवार में। तो ये पॉइंट है। और इस प्रकार से अपन ने अभी वैदिक काल का सामाजिक जीवन का अध्ययन किया। तो आज के लिए बस इतना ही होगा थोड़ा। तो देखो आज अपन ने पढ़ा कि साहब किस प्रकार से सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन के बारे में अध्ययन किया। वैदिक काल के बारे में काल पढ़ा पहले अपन ने, फिर वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में अध्ययन किया। अब सामाजिक जीवन में अपन ने प्रमुख पॉइंट पढ़े, उनको एक बार रिवाइज करोगे और अगला पॉइंट अपन कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।